बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्रतिशोध। और आज इस वीकेंड प्रतिशोध में खास तौर से हम इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो लोगों को लग रहा था कि होगा नहीं, लेकिन यहां जो लोग मौजूद थे उनको और मौजूद हैं उनको कई दिनों पहले दिखाई दे गया था कि ये बहुत जल्द होने वाला है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य, जिन्होंने ये कह दिया था। असल में ये शुरुआत बहुत पहले हुई थी जब इन दोनों ने हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी हैं। एयर मार्शल श्रीवास्तव ने पहले दिन ये कह दिया था, आज से कई दिनों पहले जब ये बात हो रही थी कि ईरान के पास हथियार हैं, कहे उन्होंने बनाने के बहुत करीब है, अब नहीं किया दुनिया ने तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा लग रहा था इजराइल में बैठे लोग सुन रहे हैं। मेजर गौरव आर्य लगातार ये बात कह रहे थे कि आप देखिए यहां डिसेप्शन का खेल चल रहा है। पहले ओमान में बात की बात हुई थी, अगले दिन इजराइल ने हमला कर दिया था। आप देखिए ये कह रहे हैं 2 हफ्ते का टाइम ना, ये मारने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं आगे आपको दिखाऊंगा, पहले ये खबर देखिए। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री। अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर अटैक किया। फोर्डो, नतांज, इस्फहान के एटमी प्लांट पर अटैक भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, गए बंकर तबाह किया। और ये फोर्डो एक पहाड़ी है वहां पर जहां नीचे काम चल रहा था ये एनरिचमेंट का। वहां जाकर बहुत दिनों से जो बात हो रही थी कि फोर्डो ही वो जगह है जिसको फोड़ दो, ये विचार कर रहा है अमेरिका और फोड़ दिया गया। मेजर गौरव आर्य, मुझको लगता है अब आपको एक बढ़िया सा वो कि यहाँ बाबा जी मेजर गौरव आर्य हैं और इनसे आशीर्वाद लेकर ले जाओ जियोपॉलिटिक्स की भविष्यवाणी। नहीं, ऐसा नहीं, बट जो मैंने दिनेश देखा इसमें होते हुए काफी समय से हम लोग देखते हैं, सर भी यहाँ पे हैं, मेरे सीनियर हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इन 3 में से सबसे ज्यादा पॉसिबल क्या है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है और न्यूक्लियर फैसिलिटी के बिल्कुल वो 200 फुट नीचे है और इजराइल के पास कोई हथियार नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये होता है कि भाई अगर इजराइल के पास नहीं है तो किसके पास है। बोला साहब ये तो अमेरिका के पास है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मान जाता कि आप लॉजिकल थिंकिंग पे सब कुछ कहते हैं जी। अगर आपने ये ना कहा होता जी। ये मीर जाफर है, मुनीर नहीं है, ये मीर जाफर है, आप इतना करीब कैसे देख लेते हो चीजों को। जरा देखिए क्या क्या बातें यहां तो आप देख रहे हो, हुआ क्या आप सब यहां पर देख रहे हैं। प्यूरिफिकेशन प्लांट था, एनरिचमेंट प्लांट था, यूरेनियम को शुद्ध किया जाता था, परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब थे। कई दिनों से इस पर अटैक कर रहा था इजराइल, लेकिन उसका हैमर उतना काम कर नहीं रहा था। तो आज बड़ा वाला 100 सुनार की एक लोहार की टाइप से वो लेके आए, उन्होंने फोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है सर, रेडियो एक्टिविटी तो रिपोर्ट की नहीं जा रही है। अगर वहां फूट ही गया होता और वहां जो बम रखे हैं बनाए वाले वो अगर फूटे होते तो कुछ तो रिपोर्ट होता। फुकुशिमा टाइप नहीं होगा, चेर्नोबिल टाइप नहीं होगा। आप ऐसे सोचिए, चेर्नोबिल नहीं होगा, फुकुशिमा नहीं होगा, नहीं होगा, रेडिएशन नहीं होगा। होगा क्या? वो बता रहे हैं। होगा ये कि जो ये जिस उससे बॉम्ब से मारा है वो 2.6 इंच 2 फीट 6 इंचेस का ही है। अच्छा, इतना बड़ा छेद करता है। उसका नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। वो पहले 200 फुट पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, उसके बाद फटेगा। जब फटेगा तो सारी चीज उसके ऊपर आ जाएगी, तो किधर का रेडिएशन, तो दब गया। और आपको पता है अभी उनकी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऊपर का मलबा जाके उसमें गिर जाएगा तो रेडियो एक्टिविटी को बाहर आने का टाइम नहीं बात कर रहे हैं। असल में ये कब्र बना दी गई उन बमों की, पूरी कब्र बन गई है 300 फुट नीचे। पूरी दुनिया ये कह रही है और खुद ईरान ये कह रहा था। एक सेकंड, ये अगला फ्लैश कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ईरान ये कह रहा था कि रेडियो एक्टिविटी तो रिपोर्ट होती, हमने तो पहले ही वहां से अपना माल गायब कर दिया था। दुनिया भी ये सोचने लगी कि वाकई अगर फोड़ा है, इतना बड़ा हथौड़ा मारा है, तो फूटने के बाद रेडियो एक्टिविटी रिपोर्ट होती, वहां क्यों नहीं मिल रही है? क्या वाकई पहले से सरकार लिया था माल वहां से? ऐसा नहीं है, कब्र बन गई है। लेकिन एक चीज है, आपने ये जो बात कही थी जी। कहते हैं ये B-2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल रही हैं जी। आपने कहा था कि ये जो दावत हो रही है अमेरिका में, ये दावत नहीं हो रही है, ये मुनीर को बताया जा रहा है कि कहां कहां पर हम मौजूद होंगे, क्या क्या करेंगे, और तुम चुपचाप बैठे रहना, हो सके तो नोबेल के लिए हमको प्रपोज कर देना जी। आपने ये कहा था, जरा मैं दिखाता हूं, ये दिखाइए जरा मेजर गौरव आर्य ने क्या कहा था, उसके बाद बात करते हैं। कई बार बोला था और प्रतिशोध पे बोला था कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। ये जो इसको खाना खिला रहा है ना वहां पे बुला के व्हाइट हाउस में, जो इनकी तारीफें कर रहा है कि देखो पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, कोई अजीम मुल्क नहीं है। बेसिकली मीर जाफर को पैसे पहुंच गए। जो पाकिस्तान ने करा है, ईरान की पीठ पे खंजर उतारा है। पाकिस्तान इज अ बैकस्टैबर नेशन, ये धोखेबाज मुल्क है और इन्होंने इस्लामी बिरादरी मुल्क होने का ढोंग रचा और ढोंग रचने के बाद इन्होंने गद्दारी करी है। और इस कदर
कि अब पाकिस्तान में भी मुनीर मीर जाफर के नाम से पुकारे जा रहे हैं। धन्य हैं आप। नहीं साहब, धन्य तो मुनीर है, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को एक बार सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि असली में उनका डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। देखिए, जब आपको किसी के पीठ पे खंजर उतारना है दिनेश, तो सबसे पहले आपको उससे गले मिलना पड़ता है। अब आप इधर आइए, जैसे अगर मुझे आपकी पीठ पे जैसे वो, तो मैं ये पीठ पे ये अफजल खान ने यही सोचा था शिवाजी के लिए, और शिवाजी बगनखा लेके गए थे और फाड़ दिया था पेट उन्होंने। तो जी, जो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ करने की कोशिश करी थी इसने अफजल खान ने, तो यही रोल अदा करा इन लोगों ने कि चलो, अब इन्होंने क्या करा कि ये गए, इनको सबसे पहले वहां पे खाना वाना खिलाया, पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि हाँ बड़े ग्रेट लीडर हैं, बीच में ये चेक काट के दे रहे हैं धनाधन धनाधन धनाधन। मैंने एक और बात बोली थी कल परसों आपके में, बोली थी कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान को किराए पे ले सकते हैं, और पाकिस्तान को किराए पे ले लिया अमेरिका ने। और ये भी देखिए जरा, ये भी देखिए, ये भी कहा गया था, ये भी सुन लीजिए। उसके बाद आगे आपको ले चलते हैं, आज की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं प्रतिशोध अटैक में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल। B-2 बॉम्बर्स का यूएस स्टेल्थ फाइटर जेट ये है, और इसका इस्तेमाल किया गया ईरान के एटमी प्लांट में अटैक में। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट, पहले गुआम में B-2 बम वर्षक को अमेरिका ने फाइटर इसको तैनात किया था। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया GBU-57, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार बताते रहे। और उसके बाद ईरान के परमाणु बम जो अध बने, थोड़े बने, पौना बने, आधे बने, लगभग बने पड़े हुए थे, उनकी कब्र बन गई। अब जरा ये भी देख लीजिए, जो दूसरी मैं जो कह रहा हूं, प्रतिशोध में जो यहां बातें होती हैं, वो कुछ दिनों बाद आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे पहले ही देख लिया जाता है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि क्या होने वाला है। मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा हूं, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं। जरा ये भी देखिए, प्ले कीजिए प्लीज। ये भविष्यवाणियां, हम मारे गए हैं। बाघेरी साहब को एक घड़ी गिफ्ट की थी मुनीर साहब ने, और उस घड़ी में ही कहा यह जा रहा है कि कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा था जिससे पूरा इंटेलिजेंस मिल रहा था कि पहनने वाला अब कहां बैठा है, अब कहां सो रहा है। अगर ऐसा है तो खुदा खैर करे, उम्मत वालों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगली खबर, अब यहां पे ये जो घड़ी का जिक्र आप देख रहे हैं ना, ये पहले कहा सुनी में था, आज दुनिया इस पर स्टैंप लगा रही है। अब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी आपको ये खबर मिल रही है कि ये हुआ था, मुनीर जी ने घड़ी दी थी। देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का बहुत पुराना किरदार है, आज का नहीं है। इन लोगों ने अमेरिकन को पहले धोखा दिया सिएटो सेंटो में, फिर ये चाइना के पास चले गए। जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, जब पहला अफगान जिहाद शुरू हुआ 79-89 के बीच में, तब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, अफगानों को धोखा दिया। फिर उसके बाद 9/11 हुआ। 9/11 के बाद इन्होंने अमेरिकन से दोबारा पैसा लेके दोबारा तालिबान को धोखा दिया। और जब इनको यह लगा कि अमेरिकन वापस जाने वाले हैं, तो इन्होंने तालिबान की तरफ से जाके अमेरिकन को धोखा दिया। बाकी सब तो ताजा वाली बात आप कर रहे हैं। सिएटो सेंटो जरा 2 लाइन में समझा दीजिए क्या है। देखिए, एक ये ग्रुपिंग बनी थी 50s और 60s में, सिएटो और सेंटो। और उस जमाने में ये अमेरिका के शुरू में बड़े क्लोज आए थे। तो क्या था कि चाइना के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप थे नहीं उस जमाने में। तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी दलाली खाई थी। बोला था कि अच्छा, हम चीन से भी बात करते हैं, अमेरिका से चलो आपको मिला लेते हैं। गजब है, चीन और अमेरिका दोनों को साथ के। एक मुझको शेर याद आ रहा है कि उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। यही कर रहा है कसम से ये पाकिस्तान की। आपको इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। अगली खबर देखिए, हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट की पहली तस्वीर सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है नुकसान। जरा देखिए, प्ले कीजिए। बमबारी के निशान साफ, जमीन धंसी हुई दिखी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया। अमेरिका ने कहा यह सैन्य नहीं, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक थी। अमेरिका ने यह भी कहा। आपने भाई साहब, जिसको दुनिया नहीं पढ़ पा रही है ना, आप लोग गजब पढ़ना है। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य, आप लोगों ने कहा था कि ये डिसेप्शन का खेल चल रहा है, ये 2 हफ्ते वो हफ्ते कुछ नहीं, कुछ आप देखोगे कहीं भी कार्रवाई हो जाए। ये कैसे दिख गया था आपको श्रीवास्तव सर? देखिए, ये जब तक ये हुआ है, जब ट्रंप ने कुछ बोला है, इसका मतलब कुछ और होने वाला है। इनकी वो नियत है कि जो मैं बोलता हूँ वो करता नहीं, जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं। तो इसमें आपको बीच में लगाना पड़ता है। तो खैर रही बात इसकी,
जब इनके फाइटर्स, आपको याद होगा जब आपने एक बार कहा था शो में कि इनके कतर के फाइटर्स दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे, आपने कहा था हैंगर में चले गए तो और कहा था ये जो बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं इसका मतलब कुछ होने वाला है और जल्दी होने वाला है। एक बात वो उसी लिए अब वो हटे। आपने इनका डिसेप्शन देखा, गुआम को भेजा था, E2 गुआम गए थे और जो यहाँ आके मार रहे हैं वो दूसरे हैं। राइट। और ये जो सैटेलाइट पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं जिसको बोल करके बहुत सारे लोग ईरान में बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब 200 फुट जाके फटेगा तो ऊपर क्या दिखेगा? ऊपर क्या दिखेगा? तो गिर गया है। ऊपर का मलबा वहीं पे जाके गिर गया। अब ये जरा ये 3H वाला दिखाइए। मेजर गौरव आर्य लगातार ये कहते रहे हैं कि क्यों ईरान को परमाणु नहीं देना चाहती है दुनिया, या अमेरिका नहीं देना चाहता है, या इजराइल कह रहा है कि भाई इसके पास तो परमाणु नहीं होना चाहिए। ये 3H वाला दिखाइए, ये किस तरीके से ईरान का, असल में ये लोग कह रहे थे कि ईरान अपने पास नहीं रखेगा, हिजबुल्ला हमास हूती के पास चला गया और इन्होंने फोड़ दिया तो आप किसकी जाके कॉलर पकड़ोगे, सैंक्शन लगाओगे। और इसीलिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका के पास अगर एटम है और उसने जापान पे गिराने का उसका इतिहास भी रहा है, तो वो कैसे मॉनिटर बन के आ रहा है कि इसके पास रहेगा, इसके पास नहीं रहेगा। देखिए, दो बातें हैं, मैं सिर्फ एज एन इंडियन बताता हूं आपको। कुछ समय पहले आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि हमास वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। बिल्कुल, वहां पे वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, पहलगाम उसी के बाद हुआ था। पहलगाम उसी के बाद हुआ था। तो आपको क्या लगता है, आप चाबहार को एक कोने में रखो, कई इंडियंस कहते हैं बड़ी अच्छी दोस्ती है रेजिम के साथ और $3 अरब का चाबहार में इन्वेस्टमेंट है, उसको 1 मिनट कोने में रखो। आपको क्या लगता है कि खमेनेई को या फिर ईरान की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, खुफिया एजेंसी, उनको नहीं पता था कि हमास वहां के पीओके में आ रहा है और हमास वहां पे उनको डायरेक्शन दे रहा है? भाई साहब, ये सब जियोपॉलिटिक्स का चेस का गेम है। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते ईरान के पास, ये कश्मीर में आग लगा देते, ये आग लगा देते कश्मीर में। ये और इन्वेस्टमेंट वाली बात भी समझनी पड़ेगी। 2000 रुपए आपने कहीं लगाए हैं, अब आपको लग रहा है 20 रुपए लगा के वो 2000 रुपए आप ले सकते हैं, तो वो 20 रुपए लगाइए जो आपके पास आखिरी बचे हैं, वरना उन 20 रुपए को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, वरना वो 2000 के चक्कर में ये 20 भी चले जाएंगे, कपड़े देने की नौबत आ जाएगी। अगली खबर देखिए, अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। IRGC का दावा, इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया। इजराइल के 14 अहम ठिकानों को बनाया निशाना। हाइफा, तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। अगली खबर भी देखिए, ईरान के सरकारी मीडिया का बड़ा दावा, ईरान ने पहली बार, ये जो सर लगातार आप बता रहे हैं, ये शिकन, खैबर शिकन, ये आप नाम भी जब ले रहे थे मेरे को लग रहा था ये थोड़ा ये अरब फारसी टाइप का है, लेने मुश्किल। खैबर शिकन, पहली बार इसका इस्तेमाल किया, थोड़ा करके बोलना पड़ता है। खैबर मिसाइल को, खैबर शिकन मिसाइल को इजराइल पर दागा। ईरान का सबसे एडवांस मिसाइल खैबर शिकन, ये खुर्रम शहर 4 भी कह, ये बड़े सारे नाम दिए हैं सर। ये नाम ये है कि वाकई ये इनकी सबसे जबरदस्त मिसाइल है। अच्छा, सबसे जबरदस्त। मैंने आपको पहले भी आपके शो में बताया था कि ये जो आती है 150 किलोमीटर से नीचे, जब अंदर ऑल्टीट्यूड में, मतलब आपके एटमॉस्फेयर से बाहर है, आती है, तो ये कार्बन कंपोजिट्स की बनी हुई है। अच्छा, तो दिखती नहीं रडार पे। ओके। और उसके बाद EW रेजिस्टेंस है, मतलब अगर आपने EW से इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भ्रम में डालने की कोशिश की तो भ्रम में नहीं आएगी। और तीसरी बात यह है कि इसका प्रिसिशन बहुत अच्छा है। यही है इनके पास, दिखेगी नहीं, भटकेगी नहीं और अचूक है। अचूक है और मैनोवर करती है आते समय आखिरी बार टारगेट लगने से पहले। ओके। खैबर शिकान, लेकिन इनके पास, ऐसा मत डरिए, बहुत सारे नहीं है, थोड़े से हैं हाइपरसोनिक्स। अच्छा। और 13 गुना ज्यादा चलती है ध्वनि की रफ्तार से। ध्वनि की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा। खुर्रम शहर 4। इसलिए दिक्कत हुई, आपने जो देखा, जो सुबह चित्र आ रहे थे, इसीलिए दिक्कत हुई इजराइल को। लेकिन इसका तोड़ है, ऐसा न समझें दर्शक कि ये बेतोड़ चली जाएगी और बेताज बादशाह की तरह मारती रहेगी, कम है। और अब ईरान को सोचना पड़ेगा कि इतने सारे लोग आसपास खड़े हैं, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या मैं अपने खजाने को खाली कर दूं? सरस्वती चंद्र का गाना याद आ रहा है, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। अब आज की तर्जुमानी में इसको देखिए, ये क्या भेजा जा रहा है और क्या है, जरा देखिए। आवाज की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा। अगली खबर, अमेरिका की जंग में एंट्री से बौखलाया ईरान, किसी भी वक्त अमेरिकी बेस पर हो सकता है ईरान का हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को दी खुली धमकी, हमला ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। खमेनेई ने कल अपने सक्सेसर बंकर में बैठे बैठे उन्होंने विल बना दी अपनी। जी, और ये सब मैं बता रहा हूं, ये हमारे ना लखनऊ में इसको कहते हैं चंडू खाने की। ये चंडू खाने की छोड़ रहा है ये खमेनेई। आज खून की नदियां बहेंगी, जैसे बिलावल बोलता है ना कि कभी अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगी और हिंदू इतने मर जाएंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, अंतिम संस्कार।
ये छोड़ रहा है। बुजुर्ग वर्ग जो हैं ये कहीं बंकर में बैठे बेचारे, ये छोड़ रहे हैं, चंडू खाने की दे रहे हैं। अरे आपको अमेरिकन को मारना है, अब मारो। आपको किसने मना कर रहा है कि आप मत मारो? अरे मार के बोलो मार दिया। अमेरिकन ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जब मार दिया फिर डिक्लेयर कर दिया, कहानी खत्म। अच्छा ये भाई जो ऐसा है हम मार देंगे, अब ऐसा होगा जो कभी पहले नहीं हुआ, जो अब होगा, फिर दुनिया देखेगी, पता नहीं क्या क्या स्टोरी है। अरे मार के खत्म करो, तुम्हें जो मारना मारो। पॉलिटिक्स में और मॉडर्न वॉरफेयर में मुंह बम का भी बड़ा इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये मुंह बम चलाने वाले अक्सर वो होते हैं जिनको ये दिखाई देता है कि हम आखिरकार वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहे और हम हार रहे हैं। अगर ईरान ने कुछ सीखा है पाकिस्तान से तो ये सीखा है। पाकिस्तान से बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो। अब तो ये कहा जा रहा है सर, जरा ये भी समझाइए, ये जो ये ठिकाने हैं, क्या अब ये ठिकाने खतरे में हैं? क्या ये जो अमेरिका के ठिकाने मिडिल ईस्ट में उसने जो बेसेस बनाए हुए हैं, क्या अब इन जगहों, क्या या फिर एंटीसिपेट करते हुए इन जगहों को फोर्टिफाई कर लिया गया है? देखिए ये जगह जो है ना, इस जगह पे क्लोज इन कीजिए प्लीज। इस जगह पे ये मिडिल ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है। 19 बेसेस हैं उनके 8 कंट्रीज में। ये तो उनका 5th फ्लीट है नेवी का। और यहाँ पर आपको पता ही था वो कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पर कतर में ये सारे उनके F-22 F-35 ये सब लगे हुए हैं। 50,000 के आसपास सैनिक हैं अमेरिका के। क्या आप सोचते हैं उनको वो खत्म कर सकेंगे? अगर इन्होंने यहां से किया, ईरान यहां पर है, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? इसी के साथ साथ एक चीज और कही जा रही है। हार्मोज वाला जो किस्सा है ना, हार्मोज वाला किस्सा, ये हार्मोज वाला किस्सा इसलिए नहीं चलेगा। इन्होंने कहा है सर 30% तेल यहां से जाता है जी, 33% के आसपास लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है LP ये भी यहीं से। तो ये जो है क्या ईरान अपने खाने कमाने के लिए पैसे भी तो यहीं से आते हैं, क्या इस जगह को बंद करेगा? वो अफोर्ड कर नहीं, मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो पूरा हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं ना, आपने बता दिया इतने परसेंट, ये वो एक बात है। एक्चुअली ईरान पे लगे हैं सैंक्शंस, ईरान पे लगे हैं सैंक्शंस। ईरान को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ईरान का ये एस्टिमेट है कि साहब ये जितने भी देश हैं, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, ओमान, इन सब का तेल इसके आसपास से जाता है। यहां पे इतना रायता फैलाओ कि ये सब मिलके अमेरिका और इजराइल पे यहां पे ये जाके यहां पे दबाव डालें भारी कि साहब आपके चलते हमारा तो धंधा बंद हो गया, आप रोको इसको, आप इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको। अच्छा, यहां से जो ज्यादातर तेल जाता है उसका पहला कस्टमर कौन है? चाइना और इंडिया। सबसे ज्यादा चाइना और सबसे ज्यादा इंडिया। अब ये दोनों भी डालें, ये दोनों भी भारी प्रेशर डालें इन लोगों के ऊपर और ये बताएं कि साहब जल्दी से जल्दी रोको लड़ाई। ये ईरान करता है। ईरान के तेल पे तो भारी सैंक्शंस हैं, भारी सैंक्शंस हैं। चीन खरीदता है, आज की तारीख में चीन और डिस्काउंट मांग रहा है। देखिए ये भी मांग रहा है, चतुर इतना है चाइना। जो चीन ने जीने मरने की कस्में खाई थी ईरान के साथ कि भाई यारा तेरी यारी को मैंने खुदा माना, उस चाइना ने बोला कि भाई खुदा तो माना, डिस्काउंट खाएं, थोड़ा सा और पैसा दो, डिस्काउंट दो। तो 20 से लेकर वो कह रहा है 40% डिस्काउंट, क्योंकि तुम्हारी तो नैया डूबने वाली है बेटा। अब तुम बताओ कितने डिस्काउंट पे तेल दे रहे हो? तो ये चाइना का किरदार है भाई। ये चाइना का किरदार। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास करने की बात हो रही है। ईरान की संसद ने प्रस्ताव पास किया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का अहम तेल शिपिंग रूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पर इस पर फैसला ले रहा है। फारस, ओमान, अरब सागर को जोड़ने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट, ये इस रूट से दुनिया का ज्यादातर तेल ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन तेल का कहते हैं वहां से स्मगलिंग भी बड़ी होती है और वो पाकिस्तान को जाती है। पाकिस्तान एक जमाने में 65-65 में पूरा तेल जो भरा गया था उस समय लड़ाई में, वो ईरान से जाने वाले इस तेल से ही भरा गया था। तो अब क्या पाकिस्तान का भी तेल निकलेगा? तेल सबसे ज्यादा तेल निकलेगा चाइना का। अच्छा, 80% उनको वो डिपेंडेंसी है उनकी। जो तेल यहाँ से जाता है ईरान का 80% उनके पास जाता है। अब सवाल रहा, तेल एक और निकल गया है जो नोबिटेक्स वाला याद आ रहा है ना, जो उनके $90 मिलियन को स्वाहा कर दिया क्रिप्टो करेंसी वाला, क्रिप्टो करेंसी, वो भी हाथ से निकल गई। स्मगलिंग से जो पैसा आता है वो भी चला गया। तो अगले अगर उनको बनाने हैं मिसाइल, तो उसके लिए आपको चाहिए ना चिप्स चाहिए, मेम्स चाहिए, सीकर चाहिए, वो किस पैसे से आएंगे? तो इसलिए ये बहुत बड़ी अब असमंजस होगा ईरान का कि मैं क्या करूं, बंद करूं तो मैं खुद मरूं, ना बंद करूं तो ये तो प्रेशर कैसे बनाऊं? प्रेशर कैसे? तेल अगर नहीं देता हूं तो दुनिया पे प्रेशर बनता है, वो इजराइल की कॉलर पकड़ेंगे, मत मारो इसको, क्यों कर रहे हो ये सब प्रेशर बनेगा। लेकिन अगर तेल नहीं देता हूं, कब तक नहीं दूंगा? पैसे कहां से आएंगे? ये रोजी, अभी तो बम बाद में बनेंगे, रोटी तो चलानी है। अमेरिका की तरफ से 3 एटमी प्लांट पर अटैक के बाद ईरान का बड़ा दावा। अगली खबर फ्लैश कीजिए। न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं है, ईरान ने कहा। रेडिएशन लीक के
के खतरे से भी इनकार किया। ईरान का एटमी कार्यक्रम नहीं रुकेगा। AEOI वहां की ईरान की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी से यूरेनियम सेफ जगह शिफ्ट कर दिया। ईरानी मीडिया, अब ये ऐसा नहीं है भाई साहब कि आपके पास कुछ पाव भाजी पड़ी थी, पाव के पैकेट पड़े थे, ब्रेड पड़ी थी, लोफ पड़े थे, उसको आपने कहीं शिफ्ट कर दिया। ये यूरेनियम है, इसको कहां शिफ्ट कर देंगे? अच्छा दूसरे सर मेरे को एक समझ में नहीं आ रही है, फिर वही IAEA कह रहा हम इमरजेंसी बैठक करेंगे, मंडे को करेंगे। अरे भाई साहब आज वहां पे फूट रहा, आप मंडे को इमरजेंसी बैठक करेंगे? गजब है IAEA। ये वर्किंग डे में ही काम करता है। हाँ। आज संडे आप आ गए, बात अलग है, पर वो नहीं आने वाले हैं। उनका मूल्यांकन करना उनका मतलब रेडियो एक्टिविटी अगर हुई हो तो हो जाए, फैल जाए, जो होना हो जाए। हम मंडे को आके 10:30 बजे ऑफिस खोल के बताएं। एक्टिविटी कैसे होगी जब पूरा का पूरा पहाड़ गिरेगा? हाँ खत्म, तो वो उनको पता है। ये वैसा है जैसे सरकारी बैंक होता है ना कि जी आप जाओ सर्वर डाउन है हमारा। सर्वर डाउन है इनका, वो कुछ नहीं है। अच्छा मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, एक भविष्यवाणी तो नहीं लेकिन मेरा एक एनालिसिस है, सर्वे लग रही। देखिए ईरान जब हिट बैक करेगा तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हॉर्मुज में हिट बैक करेगा, उसके अभी भी प्रॉक्सी जिंदा हैं और इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी जो है वो हुथीज हैं जो कि यमन के साउथ में हैं। तो हो ना हो अगले 10-12 दिन में मौसम देखते हुए सऊदी अरब इस लड़ाई में कूद जाए, हो ना हो सऊदी अरब भी इस लड़ाई में सामने आ सकता है। मौसम देखते हुए हूती विद्रोही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ये भी आप सुन लीजिए आज। और ये क्लिप कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा ये अनुभव कह रहा है कि बीते दिनों में जो यहां कहा जाता है वो होता हुआ दिखाई देता है। 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला किया, सेंट्रल ईरान के कई शहरों पर अटैक, तेहरान के साथ इस्फहान पर भी हमला, ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह, 6 मिसाइल इजराइल पर हमला करने को तैयार थे। अब सब सवाल ये है सर, ये जो आपने बताया था 2/3 के आसपास तो लॉन्चर्स इनके पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं, लॉन्चर्स अभी भी तबाह हो रहे हैं। मान लीजिए के पास 20-30 हजार का किसी के पास जखीरा है भी मिसाइलों का, लॉन्चर्स अगर समाप्त हो जाए तो वो मिसाइल किस काम के? आज से तो फेंकेंगे नहीं आप। हाँ। मामला गया। इसीलिए आप देखेंगे शुरू से वो ये कर रहे हैं कि लॉन्चर मार, जिस लॉन्चर से मारते हैं, जैसे खैबर शिकान जिस लॉन्चर से गई, इसमें वो भी शामिल है, उस लॉन्चर को भी खत्म कर दिया क्योंकि लोकेशन मिलती है और सैटेलाइट इमेजरी उनको कंटिन्यूअसली आ रही है। अच्छा, जिस लॉन्चर से आप मारते हैं उस लॉन्चर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। वो साइलोज हैं, साइलोज को आप मूव कर नहीं सकते। जो इमूवेबल साइलोज हैं उनको वो खत्म करते जा रहे हैं। मतलब इसमें कुछ वो शूट स्कूट वाला हिसाब नहीं होता? नहीं, साइलोज में साइलोज में मतलब वहीं रहना पड़ेगा आपको। वो वाला होता है, वो अलग होता है। हाँ, वो अलग होता है। तो वो तो आप दिखता है, सरफेस पे है, उसको आप मार सकते हैं, वैसे भी आपका इमेजरी है। लेकिन साइलोज को मारना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो मिसाइल्स हैं जो हाइपरसोनिक होती हैं, साइलोज में होंगी। सर एक और क्यूरियोसिटी है और वो आप बता सकते हैं, लेकिन इस खबर के बाद ईरान के एयरबेस पर इजरायली सेना का बड़ा हमला, ये फ्लैश कीजिए। ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स तबाह, फाइटर जेट्स दैटफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। एक बात जो ये कही जा रही है कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में अब ये ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आज कीमत ये। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि भाई साहब बना लो आप अपने पास इतनी सारी मिसाइलें कि आपको अपने फाइटर जेट भेजने नहीं, यहाँ से लॉन्च करो, वहां मारते रहो। बिल्कुल सही दिनेश, कई बार हम ये सोचते हैं एक अगर हमें स्टेल्थ फाइटर जैसे आप चाहते हैं F-35, फुली लोडेड F-35 आपको 1000 करोड़ पड़ेगा। 1000 करोड़ में आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स कम से कम बना लेंगे कितने? 20 करोड़ की भी एक पड़ी तो आप 50 बना लेंगे। तो 50 मिसाइल आप देखिए 2-4 पड़ती, क्या हंगामा मचता है। तो इसलिए ये जमाना बड़ा बैलेंसिंग का आ गया है कि आपके पास कितने स्टेल्थ फाइटर्स होने चाहिए, आपके पास एयर डिफेंस नेटवर्क कैसा होना चाहिए। और स्टेल्थ फाइटर तो बहुत महंगा बनता है सर, बहुत महंगा। उसके मुकाबले अगर आप मिसाइल बनाओ तो सस्ती पड़ती होगी, सस्ती पड़ेगी। और इंडिजिनस आपको बता दें, जहां तक भारत का सवाल है, हम रॉकेटरी के सुपर पावर हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। रॉकेटरी मतलब उछाल के फेंकने वाले, किसी चीज को फेंकना हो फेंक सकते हैं। हमने चांद पे पहुंचा दिया, एक जहां तक भाला जाए, एक जहां तक भाला जाए, राइट, उसमें हम उस्ताद हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सवाल है हमारी डिपेंडेंस, आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोचिप्स के लिए है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, माइक्रोचिप्स जो है ताइवान 95% मिसाइल्स की माइक्रोचिप्स बनाता है, मिलिट्री माइक्रोचिप्स। तो इसलिए थोड़ा संबंध अच्छा रखना पड़ेगा ताइवान के साथ। ताइवान तो करते हैं। अब ताइवान को लेकर भी यहाँ कहा जा चुका है, मेजर गौरव आर्य कई बार कह चुके हैं अब एमबीवीटी खत्म, सीधे जाओ सपोर्ट करो। ईरान पर अमेरिकी हमले की रशिया चाइना ने निंदा की, दोनों देशों ने कूटनीति के जरिए शांति की अपील की। चीन ने हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की। हमला परमाणु तबाही का जोखिम बढ़ा सकता है रूस। और दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि अगर वो नहीं भी बना पाएगा तो वो दे देंगे अपने न्यूक्लियर ईरान को।
कुछ नहीं देने वाला, कोई कुछ नहीं देगा। रशिया का बैंड बजा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, यूक्रेन के साथ फंसा है। रशिया को 3 साल पहले ऐसा लग रहा था, और सही बात है उस समय हम सबको यही लग रहा था कि रूस आएगा, अंदर वॉक करेगा, 4 थप्पड़ मारेगा और यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा। ऐसा हो नहीं पाया। पहली चीज, हमें यह भी लग रहा था कि ट्रंप जिस दिन अपना हाथ पीछे खींचेगा यूक्रेन विल कोलैप्स। अभी तक यूक्रेन कोलैप्स नहीं हुआ है, तो रूस किसी मूड में नहीं। हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि ईरान के लिए बहुत सपोर्ट है दुनिया में, बहुत सपोर्ट है, लेकिन सारा का सारा फेसबुक पे है। फेसबुक पे तो सब ऐसे लोग हैं कि अभी AK-47 लेके पहुंच जाएंगे तेहरान और बोलेंगे चल भाई हम तेरे साथ लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। चीन यही काम कर रहा है, ईरान के लिए कह रहा है अच्छी अच्छी बातें, और कह रहा है कि तेल में डिस्काउंट दे दो। रूस ने भी बोला था कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले रूस ने भी बोला था। व्हाइट हाउस ने क्या बोला उसको कि पहले भैया तू यूक्रेन देख ले यार, तो ये ईरान इजराइल छोड़, पहले अपने घर का मामला ठीक कर, फिर बाद में और चक्करों में पड़ी। ये दोस्ती तो वो वाली लग रही है, वो जो कहा जाता है कि शराबी यार किसके, खाए पिए खिसके। तो ये मतलब ये कि केवल वो कोई सॉलिडेरिटी। फर्क सबसे बड़ा क्या है? फर्क सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई मुल्क ये कहता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो इजराइल को पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, उसके लिए लड़ भी रहा है, जैसे अमेरिका। ईरान के लिए कौन कर रहा है? क्या रूस ये ऐलान कर रहा है कि हम अपने इतने डिवीजन टैंक के भेज रहे हैं, हम इतने रॉकेट्स भेज रहे हैं? क्या चाइना ऐलान कर रहा है कि वहां पे PLA आएगा और PLA ठोक देगा? कोई कुछ नहीं कर रहा। सब फेसबुक पे मामला चल रहा है इनका। हाँ, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे, लेकिन ट्रंप तो यही है ना। ट्रंप ने क्या बोला था? बड़ा मशहूर बयान ट्रंप का है। ट्रंप ये कहता है मैं ईरान पे अटैक करूंगा या ना करूंगा किसी को नहीं पता। कह रहा मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। नहीं, और लोग तो उसका भी बात कर रहे हैं कि 2011 में उन्होंने ओबामा को लेकर यह कहा था कि ओबामा ईरान पर अटैक करेंगे क्योंकि उनको री-इलेक्ट होना है, इसलिए कर देंगे। वो उस समय उन्होंने कहा था, और आज ईरान की जो ढपली बजाई जा रही है उसमें इनका कितना बड़ा रोल। एक चीज और समझिए, पुतिन जो है इसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं। पुतिन को समझ में आया कि अब मैं मॉरली हाई ग्राउंड पे आ गया। नहीं, पुतिन से सवाल पूछा गया, साहब ये बताइए ईरान को लेके आप क्या करेंगे, आपको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए आपको मालूम नहीं है इजराइल में कितने सारे लोग जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहां रहते हैं, और इतनी करोड़ों करोड़ की आबादी, हमको उस पर भी ध्यान देना है, पुतिन ने कहा है। और पुतिन ने अभी क्या किया, अब वो 4 ओब्लास्ट लेने के चक्कर में है। तो मतलब जब तक दुनिया का ध्यान इधर है ना, जब तक इधर शोले किया जा रहा है बसंती, इधर पता नहीं क्या हो जाने वाला अगला। देखिए ईरान पर हमले से बौखलाया मुस्लिम वर्ल्ड। ईरान पर अमेरिकी हमलों की खोलकर निंदा। सऊदी अरब, ओमान, इराक ने जताया एतराज। कतर और पाकिस्तान ने भी जताई आपत्ति। OIC, यस, OIC, ये वो वाला OIC है। अब देखिए बाकी जितने भी देश हैं जिनका भी नाम लिया जा रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सारे के सारे वो मुस्लिम देश हैं जहां पे ऑलरेडी US के बेसिस हैं। तो भाई ये सब जमा खर्ची है। ये सब मुंह से बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे भाई बहुत बुरा हुआ तो तुम लोगों ने क्यों जगह दे रखी है बेसिस के लिए? तुमने अमेरिकन को क्यों वहां पे रख रखा है? पाकिस्तानियों ने तो अपने दे दिए, 2 बलोचिस्तान में दे दिए। नूर खान दुनिया भर का अपना रेड कारपेट लेआउट कर दिया। और यही पाकिस्तान कह रहा था नहीं, इनको ना नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ट्रंप को। आज की तारीख में पाकिस्तानी सरकार पे थू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये तुमने क्या करा, तुमने तो आलम इस्लाम के साथ गद्दारी कर दी। गद्दारी करने वाला मीर जाफर पाकिस्तान की सरकार नहीं है, वो आसिम मुनीर है आर्मी चीफ तुम्हारा, वो गद्दार है, उसको पकड़ो। और टर्की ने बुलाई थी बैठक अपने यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो है भाई साहब, वहां जाके इन्होंने क्या किया है। और आप देखिए ये बताया जा रहा है हकीकत क्या, इसीलिए कह रहा हूं OIC। और डोनाल्ड ट्रंप की दोगली नीति बेनकाब हुई है। इधर एटमी अड्डों पर बम गिराकर ईरान से बोले ट्रंप अब शांति का समय है, रुक जाए ईरान। ट्रंप ने कहा ईरान को फौरन शांति स्थापित करना चाहिए, नहीं रुका तो ईरान में और तबाही होगी। गजब है वैसे ट्रंप भी, है ना? हाँ। पर जिस दिन ट्रंप ने यह बोल दिया था ना दिनेश भाई कि मैं क्या करूंगा किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता मैं क्या करूंगा, उस दिन मैं समझ गया कि ये भाई बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। ये वो हाइपरसोनिक है जो कि रास्ता बदलता है अपना। सर बताते हैं ना कि ऐसे रास्ता बदल देती है हाइपरसोनिक। तो चल रही है 12-13 मार्क पे, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है। वो हाइपरसोनिक ट्रंप है। ये जब ये बंदा अमेरिका का राष्ट्रपति, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ, जब ये कहता है ना कि किसी को नहीं पता, कह रहा मुझे खुद भी नहीं पता, कोई बात नहीं, घर की बात है, कुछ भी हो सकता है। और अब दुनिया में शांति होनी चाहिए। अब दुनिया में शांति होनी चाहिए। क्यों मैंने सब ठोक दिया। अब शांति होनी चाहिए। अब शांति होनी चाहिए। और इस बीच ये खबर भी देखिए कि अमेरिकी हमले के बाद फंस गया है पाकिस्तान। ईरान पर अमेरिकी हमले की पाकिस्तान ने निंदा की है, हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। कुछ दिन पहले ट्रंप से भी की थी मुलाकात पाकिस्तान भी, लेकिन ये जो गौरव बोलते हैं कि फेसबुक की सबको कहना है। देखिए यहाँ पर क्या है, इन सारे कंट्रीज में जिसकी हम बात करते हैं,
जो रूलर्स हैं वो अलग हैं, अवाम अलग है। अवाम उम्मा वाली है, और वो कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या होगा, तो उनके लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है और बाद में फोन करके माफी मांग लेते होंगे, सर हमें बोलना पड़ रहा है, इसका कोई मतलब सर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा मेजर गौरव आर्य कि जब मुनीर को बुलाया ना तो अमेरिका जो डेमोक्रेसी करता है ना, उसने डेमोक्रेसी को भी एक तरीके से गाली दी। जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ को भी एक तरीके से गाली दे दी और कह दी बेटा तू नहीं है, ये है, इसलिए इसको बुलाया। और आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि एक भेड़ जैसा होता है जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय जानवर है, भेड़, उसको कहते हैं मरखोर। वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय जानवर है। पाकिस्तानियों बदल लो, गिरगिट को रख लो अपना राष्ट्रीय जानवर। ये मरखोर कहते हैं। मरखोर, वो आईएसआई का भी साइन वही है, मरखोर। वो भेड़ है जिसकी ऐसे गोल। अच्छा, वो जाके ऐसे अपने सिर से जो कई जगहों पे टक्कर मार रहा होता है। लेकिन ये वो मरखोर है जो कभी किसी को टक्कर नहीं मारता, जो घास खिलाता है, उसकी रखवाली करता है, ये वो मरखोर है भाई। इन्होंने ये जो आज की तारीख में पाकिस्तानी पार्लियामेंट करी है ना कि ईरान के साथ बड़ा गलत करा, ये तुमने 48 घंटे पहले क्यों नहीं करा? क्या तुम्हें नहीं पता था? हमें यहां पे स्टूडियो में पता है कि अटैक होने वाला है, हमें यहां पे पता है, दुनिया कह रही है अटैक होने वाला है। पाकिस्तान को नहीं पता था क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्पेस में अमेरिका के रिकॉनेसेंस प्लेन चल रहे थे, ये पहले ही बिक चुके हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि हम निंदा करते हैं, हम इसको गलत मानते हैं, अटैक गलत है, ये अपनी आवाम, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तानी जो आवाम है, जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में 97%, वो सड़क पे आने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने मुस्लिम उम्मा के एक मुल्क की, एक अहम मुल्क की पीठ पर तुमने खंजर उतारा है, तुम धोखेबाज हो। तो उनको मॉडिफाई करने के लिए नहीं, ऐसे हम तो निंदा करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही लोग कह रहे थे ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। तो अगर ऐसा होने वाला है तो मुझको लगता है मुनीर फौरन इसको करेक्ट करेंगे, बहुत सारे फोन, घड़ियां, लैपटॉप लेंगे और ईरान चले जाएंगे। आप चिंता मत करो, उम्मा वालों को देने जा रहा हूं। कुछ दिनों में इससे पता चलेगा कि कौन कहां बैठा हुआ, कौन कहां बैठा। ये पुराने धोखेबाज लोग हैं, इसलिए मैंने इसको बोला था। अभी मैंने ट्वीट भी करा है जिसमें वर्दी में आसिम मुनीर, आप जाके मेरा ट्विटर देखिएगा, वहां पे लिखा है नेम टैग में मीर जाफर। ये मीर जाफर है, गद्दार है, या धोखेबाज आदमी है। मुझको लगता है कि अगर इसी तरीके से होता रहा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पुकारने लगे हैं मुनीर को इस नाम से, मीर जाफर नाम से। कहीं ऐसा ना हो कि वही मुख्य नाम हो जाए। अगली खबर देखिए, ईरान के साथ पाकिस्तान की धोखेबाजी का खुलासा। ईरान के सैन्य कमांडर की जासूसी का आरोप। रिपोर्ट में दावा है कि मोहम्मद हुसैन बागेरी की लोकेशन लीक हुई थी। इजराइल ने मोहम्मद हुसैन बागेरी को मारा था। ये उधर से भी खा गए पाकिस्तान जो है, ये अब अगला, क्योंकि अब ये एक्सपोज हो गए हैं कि इन्होंने घड़ी बांटी, ये किया, अब कैसे देंगे लोकेशन, ये क्या करेंगे अब अगली बार? नहीं, ये कुछ नहीं, ये जितना देखिए, ये कुछ ना कुछ तरीका, पाकिस्तान कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है पैसे कमाने का। ठीक है, पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे पकड़ लिए हैं, कहानी खत्म हो गई है। पाकिस्तान, देखिए, आप तो कह रहे हैं घड़ी दे दी, अब तो मीडिया भी कह रहा है घड़ी दे दी, मीडिया भी कह रहा है घड़ी दे दी, कुछ ना कुछ दे दिया। कुछ नहीं पता पाकिस्तान की आईएसआई ने अंदर जाके कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ये कह के ईरान को और कौन कौन से धोखे दिए होंगे, ये बाद में पता लगेगा। ये तो घड़ी तो बहुत पहले दी थी इसने, घड़ी तो कुछ हफ्ते पहले दी थी जब भी ये गया था वहां पे। राइट। तो अब क्यों पता लग रहा है हमें? तो आज से 1 महीना बाद आपको यह भी पता लगेगा कि पाकिस्तान ने और कौन कौन से धोखे दिए, कौन कौन से मुस्लिम देशों को, इंक्लूडिंग ईरान। ये सबसे, भाई इन्होंने कोई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अगली खबर देखिए, मिडिल ईस्ट की वॉर में फिर से फंसा अमेरिका। ईरान के पलटवार से बदल सकता है रुख। अमेरिका के खिलाफ रशिया, चाइना के लिए एक मौका भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन क्या ये होगा? ये मार्शल श्रीवास्तव, ये जो लोग गैस कर रहे हैं कि अब ये हो सकता है, वो जो तब समझा गया था कि जिस तरीके से सीरिया में फंसा था ये जाके अमेरिका, इस तरह का हो जाएगा क्या? ये होता दिख रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, रशिया तो ऑलरेडी फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ, उसको पहले वो सॉर्ट आउट करना है, उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट वहाँ है। चाइना खुद फंसा हुआ है, उसको पता है कि पाकिस्तान गद्दार है, उसके साथ दोस्ती करके सीपैक बनानी है। ईरान को उसको ज़रूरत है, ईरान को वो नहीं खंडहर बनाना चाहता, ज़रूरत है शांति की बात करेगा, क्योंकि वहाँ से उसका 80% तेल आता है। तो जहाँ तक सवाल है, इसमें इतने इंटरेस्ट फंसे हुए हैं कि चाइना से कोई उम्मीद नहीं है, रशिया से कोई उम्मीद नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, अगर ट्रंप की जगह बाइडेन होते अमेरिका में, मेजर गौरव आर्य, तो रशिया कुछ और सोच सकता था क्या फिर, कुछ अलग तरीके से? क्योंकि देखिए, ट्रंप जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल किस्म का आदमी है। ये दोस्तों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना दुश्मनों के लिए खतरनाक है। ऐसी बात नहीं कि आप ट्रंप के दोस्त हैं। कनाडा के साथ तो इनकी जय और वीरू वाली दोस्ती थी। आज की तारीख में कह रहा मैं कनाडा ही हड़प लूंगा। नेटो का बंदा, नेटो का अहम मेंबर, डेनमार्क से कहता है, जो कि ओरिजिनल सिग्नेटरी है नेटो का जब नेटो बना था, उससे कहता है कि मैं तुमसे ग्रीनलैंड ले लूंगा। तो ये आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। और आज की तारीख में जो दुनिया डरी है ट्रंप से, वो इसीलिए डरी है जैसे सड़क पर पागल घूमता है ना, ऐसे हाथ में पत्थर लेके किसी के भी सर पे उठा के मार। इतना अनप्रेडिक्टेबल
आदमी। ये देखिए जरा अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा दावा। पुतिन ने कहा पूरा यूक्रेन हमारा है, रूस और यूक्रेन के लोग एक ही हैं। पुतिन ने जल्द ही यूक्रेन पर कब्जे। अब ये मतलब वो उधर नहीं, आप केवल दिनेश, यही मैं बोल रहा था, लोहांस्क की अपनी रोटी ही हाँ कि भाई अब पूरे की बात करो तो आधा मिल ही जाएगा, आधा मिल ही जाएगा। हाँ? तो जेलेंस्की क्या करेगा? ये क्या करेगा, उसको ब्लैक सी का जो एक्सेस है ना वो बंद कर देगा। ओडेसा वगैरह यहाँ से लेके पूरा द्नाइपर रिवर जो है उससे जो कट होता है वो वाला मेरा तेरा, ये तेरा बफर जोन आ गया। ये है पूरी गेम। जो कल तक बात कर रहा था व्हाइट हाउस, क्या बोल रहा था कि तुम इधर ईरान और इजराइल को मत देखो, तुम अपना यूक्रेन देखो। उसने बोला ठीक है, कैरी ऑन। अपना यूक्रेन देखो, ठीक है, पूरा यूक्रेन ही देख लेते हैं आप। पूरे यूक्रेन की बात हो रही है, क्या होने वाला है उधर। आपको ये बता दूं कि बहुत ज्यादा एक्शन चल रहा था रशिया यूक्रेन के बीच में, और रशिया जबरदस्त प्रहार कर रहा था यूक्रेन के ऊपर। उस दौरान जब आप मिडिल ईस्ट देख रहे थे, उधर भी क्या चल रहा है आपको बताता रहूंगा। और इधर तो आप जानते हैं अभी ताजा हैमर लगा है। ईरान क्या करता है, प्रतिशोध देखते रहिएगा। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।